नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रूस यूक्रेन संकट का आज छठा दिन और छठे दिन जहां विवाद को दूर करने की कोशिश में एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगा हुआ है, वहीं विवाद गहरा भी रहा है और कई कोशिशें हो रही हैं, यानी शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच में बेलारूस में वार्ता भी हो रही है। वार्ता हुई कल, बेनतीजा रहा या नतीजा उसका कुछ सामने आया है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। यूक्रेन की जो भौगोलिक स्थिति है, यूक्रेन किस प्रकार से बसा हुआ है दुनिया के मानचित्र पर, इसकी अवस्थिति किस तरीके की है, इसके साथ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पूर्व सोवियत संघ का यह दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था, यानी यूएसएसआर का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र यह था, जो एक तरफ से काला सागर के साथ इसका तट का निर्माण होता। काला सागर, ब्लैक सी के अलावे जब हम देखेंगे तो यूरोप के 6 देशों के साथ इसकी सीमाएं टच करती है। ये 6 देश जिससे ये सीमा अपना निर्मित करता है, वो 6 देश हैं। रोमानिया हैं, हंगरी हैं, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, रसिया है और बेलारूस हैं। फिर से एक बार देखते हैं, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस और बेलारूस, यानी इस प्रकार से 6 देश के साथ काला सागर के साथ इसके तट मिलते हैं और 6 देशों के साथ ये सीमाओं का निर्माण करता है। हम अगर इसकी स्थिति को देखें तो जो पूर्व सोवियत संघ था उस समय इसकी ज़मीन की उर्वरता के कारण इसका विशेष महत्व था। कभी इसे सोवियत रूस का गेहूं का कटोरा कहा जाता था, यानी गेहूं उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। हालांकि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो अभी वहाँ कई उद्योग हैं और अपनी उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता और उद्योग धंधों के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। जो मुख्य रूप से इसके उद्योग हैं उसमें, यानी जो प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन की बात करें तो कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, तेल, नमक, रसायन, ये सब है। और उद्योग की बात करें तो खास करके आईटी सेक्टर और टेलीविज़न के जो पार्ट्स सब होते हैं, इसका बड़े स्तर पर वहाँ पर उत्पादन होता है और इस उद्योग के लिए यूक्रेन काफ़ी प्रसिद्ध है। 1994 से पूर्व की बात की जाए, यानी 1991 से लेकर 3 साल 1994 तक यूक्रेन का स्वतंत्र अस्तित्व 1991 में स्थापित होता है और 1994 तक यूक्रेन परमाणु संपन्न राष्ट्र था। परंतु परमाणु निशस्त्रीकरण संधि, परमाणु अप्रसार संधि के तहत 1994 से यह परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं रहा, इसने निरस्त्रीकरण कर दिया। और वर्तमान में जब अब रूस के साथ उसके संघर्ष जारी हैं तो ये आशंका पूरी दुनिया को हो रही है कि कहीं ऐसा नहीं कि रूस परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल करे, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे। तो रूस के साथ जो उसकी सीमाएं सबसे करीब से मिलती हो खार्किव की है। यूक्रेन का एक प्रमुख शहर कीव जो राजधानी है, इसके बाद अगर यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर, जब सबसे प्रसिद्ध शहर की बात करें तो खार्किव है। और इस युद्ध में अब तक जो रूस का आक्रमण हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जिस शहर को हुआ है वो है खार्किव का। हम विवाद के कारणों को जब जाने थे, पीछे से जानने की कोशिश किए थे, तो हमने उसमें देखा था कि मूल कारण रूस का रहा है वहाँ के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की 2019 ईस्वी में वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। रसिया का आरोप है कि वो निश्चित रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो प्लांट समझता है उसको, यानी यूरोपियन देश का और अमेरिका का वो समझते हैं कि एक प्लांट प्रेसिडेंट हैं। ये मूल रूप से यूक्रेन की जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं हैं, ये रसिया का अपना मानना है। और इनकी निकटता यूरोपियन संघ से, यूरोपियन संघ के सदस्य देशों से और अमेरिका से, नाटो से जो इनकी निकटता है, यही रूस को खटकता है। यानी रूस की निगाहों में ये किरकिरी की तरह इसलिए चुभते हैं क्योंकि इनकी निकटता नाटो से अधिक थी। सोवियत रूस
और अमेरिका का अतीत अगर हम थोड़ा सा जानें, सोवियत रूस का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि रूस का जो पैटर्नल कहें कंट्री, जिससे रूस आज जो कुछ भी है उसमें सोवियत रूस का बड़ा हाथ है। तो सोवियत रूस और अमेरिका दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही गुट के हिस्सा थे, दोनों मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में साथ अभियान में थे, दोनों का सैन्य अभियान साथ चल रहा था। लेकिन युद्ध जैसे जैसे चरम पर पहुंचा, दोनों के बीच की जो प्रतिद्वंदिता थी वह धीरे धीरे बढ़ते चली गई। प्रतिद्वंदिता द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इस प्रकार बढ़ गई कि दोनों में परमाणु शक्ति संपन्न होने की होड़ लगने लगी। एक होड़ सी हो गई, कौन कितना अधिक परमाणु शक्ति संपन्न होता है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने तो 1945 ईस्वी में ही जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का परीक्षण किया था, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही रूसी साइंटिस्ट साखारोव के नेतृत्व में रूस ने भी परमाणु परीक्षण किया और वह बहुत शक्ति संपन्न देश हो गया, परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गया। उसके बाद दोनों ने अपने अपने तरीके से साम्राज्य विस्तार करने की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की। रूस को अलग थलग करने की कोशिश, सोवियत रूस को अलग थलग करने का प्रयास अमेरिका ने शुरू किया। इसी प्रयास में अमेरिका के द्वारा एक 19 अमेरिकन देशों का अखिल अमेरिकी संघ भी बनाया गया। कालांतर में कुछ ही वर्ष बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी संधि हुई और इन संधियों के साथ के बाद मूल रूप से तब रूस के प्रभाव को, जो समय सोवियत रूस था, उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करने के लिए एक सैन्य संगठन बनाया गया 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को जो सैन्य संगठन बनाया गया नाटो के नाम से, यह उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका निर्माण किया गया। उस समय इसके बारे में ये कहा गया था कि यह 20 वर्षों के लिए गठित होता है। 12 देश इससे उस समय इसके सदस्य थे, अमेरिका और कनाडा जो अमेरिकन महादेश के थे, इसके अलावे 10 देश थे जो यूरोप के थे। ये 10 देश जो यूरोप के थे बेल्जियम थे, डेनमार्क थे, फ्रांस थे, नीदरलैंड, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और ब्रिटेन थे। तो इस प्रकार से एक देश लक्ज़ेमबर्ग था, बेल्जियम था। तो इस प्रकार से बेल्जियम यानी 10 देश यूरोप से, 2 देश अमेरिका से, दोनों मिला दे 12 देशों का एक संगठन बना नाटो। इसका मुख्यालय पेरिस में बनाया गया, परंतु कुछ समय बाद फ्रांस नाटो के सैन्य गतिविधियों से अपने को दूर कर लेता है, लेकिन नाटो से अलग अपने आप को नहीं करता है। इसलिए इसका मुख्यालय चेंज किया गया और मुख्यालय पेरिस से हटा दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और अभी जब देखा जाए जो संगठन 1969 तक के लिए बनाया गया था, उसने धीरे धीरे विस्तार किया और विस्तार करते 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 वर्तमान में उसकी स्थिति है कि उसमें 30 देश हैं। खास बात यह है कि सोवियत रूस के विभाजन के बाद जो देश स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त किए, सोवियत रूस के ही जो कभी हिस्सा थे, उनमें से 3 देश को आज नाटो ने अपना सदस्य बना लिया है। स्वाभाविक है कि नाटो के प्रभाव को बढ़ते देखकर रूस की चिंता बढ़ती गई और उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि यूक्रेन का रवैया नाटो के प्रति नर्म है, नाटो के करीब में है और इस कारण से यूक्रेन के रुख को देखते हुए रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बराबर यूक्रेन पर दबाव डाला और प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता बढ़ते 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 ये हालात पर आ गई है कि आज दुनिया को इस बात की आशंका है कि कहीं यह टकराहट से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए, अर्थात इस टकराहट से उत्पन्न चिंगारी कहीं ऐसा न हो कि तीसरे विश्व युद्ध का महान ज्वाला के रूप में प्रस्फुटित हो जाए। इसकी संभावना बनती दिख रही है। ईश्वर करे ऐसा न हो और जो शांति के प्रयास हो रहे हैं वो शांति के प्रयास सफल हों। नाटो के साथ जो इनकी निकटता है, इस पर तो अभी फ़िलहाल जेलेंस्की के स्टेटमेंट सब आ ही रहे हैं। वह कई तरह के, जब युद्ध होते हैं तो कई प्रकार के चर्चाएं शुरू होती है, कई अफवाहें आती हैं
अभी रूस की ओर से ये दावा किया जा रहा है ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर निकल गए हैं। वही ज़ेलेंस्की का कहना है हम अपनी अंतिम सांस तक कीव में रहेंगे और हर परिस्थिति यूक्रेन में की रक्षा के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं और अपने वचन के साथ हम खड़े रहेंगे। ये चीज़ें आरोप प्रत्यारोप की होते रहती है। इन चीज़ों के बाद एक मुश्किलाहट है पैदा होती है, मानवता को खतरा आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक प्रयास में लगा हुआ है जिसका निर्माण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हुआ है। खास बात मैं बताते चलूँ आपको कि नाटो का जब निर्माण हुआ था तो उसमें भी एक आधार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का ही लिया गया। अब देखना ये है कि युद्ध का यह जिस मोड़ पर खड़ा है उसके परिणाम क्या होते हैं। बने रहे हमारे साथ, हम इसी प्रकार से आगे आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे यूक्रेन रूस संकट को लेकर। धन्यवाद।